हेलो दोस्तों। हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं। ये विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स और हाँ ये BPSC का, ठीक है, PYQ है। ठीक है, हम लोग फुल लेंथ कर रहे हैं, फुल लेंथ भी कर रहे हैं और सेक्शन वाइज भी कर रहे हैं। सेक्शन वाइज में हम लोगों ने अभी तक हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ और ज्योग्राफी भी करीब करीब कंप्लीट है, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और पॉलिटी का चल रहा है सेक्शन वाइज, और फुल लेंथ भी साथ में करते चल रहे हैं। कभी अभी तक हमने 8 पेपर, मतलब कि 8 क्वेश्चन पेपर BPSC का करवा चुका हूं, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, और अभी और भी करेंगे। ठीक है, कम से कम 15-16 पेपर करवाने का मेरा टारगेट है, यूपी का और BPSC का। ठीक है, यूपी PCS का और बिहार PCS का भी, ताकि कोई भी जब एग्ज़ाम दे, या बिहार के टीचर का या फिर BPSC का जो 72nd जो अभी आने वाला है उसका हो, या BPSC TRE 4 का जो पेपर होगा उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि PCS या IAS में जो क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, पूछे ही जाते रहते हैं PCS में भी, या फिर जो शिक्षक के एग्ज़ाम होते हैं BPSC के थ्रू, जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं, या अन्य स्टेट में भी जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं, या फिर जो जनरल कंपटीशन भी जो होता है, जैसे कि रेलवे, SSC, BSS, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, इन सब के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फुल लेंथ इसलिए कर रहे हैं ताकि सारे सब्जेक्ट का रिवीजन एक साथ होता चले, और सेक्शन वाइज भी अलग से करते चल रहे हैं। और जैसे BPSC और UP PCS का अगर कर लेंगे तो कम से कम 4000 या हाँ करीब करीब 4000 क्वेश्चन का सेट तैयार हो जाएगा। तो एक आइडिया पूरा मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जब ये पूरा कम से कम 15-16 पेपर यूपी का और बिहार का कर लेंगे तो पूरा एक दिमाग में बैठ जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एक आइडिया पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 46th BPSC का पेपर है। ठीक है, ये इसका पहला पार्ट मैंने करवा दिया है, और ये सेकंड पार्ट है। ये मतलब कि 46 का, इसके पहले 8 पेपर करवा चुका हूँ BPSC का। ठीक है, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और ये 46 का जो बचा हुआ पार्ट है वो कर रहे हैं, और धीरे धीरे ऐसे ही पूरा पेपर कम से कम 15-16 पेपर करवा दूंगा, अपडेटेड 71 तक, ताकि जब आप देने जाएं पेपर 72nd का, या फिर कोई भी पेपर देने जाएं जहां सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएं, उसके लिए उपयोगी होंगे। आप कर लेते हैं तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 में वन प्रकार है और प्रदेश कहाँ पे होंगे वो करना है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ मिलेंगे? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलेंगे शिलांग पठार और सह्याद्री में। ठीक है, उष्णकटिबंधीय ए का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ए का दूसरा, और बी का मानसून कहाँ? तो छोटा नागपुर पठार और शिवालिक में। ठीक है, और शीतोष्ण कहाँ पे? तो शीतोष्ण मिलेगा ये पूर्वी और पश्चिमी हिमालय, नीलगिरी। ठीक है, शीतोष्ण प्रदेश कहाँ पे है? शीतोष्ण वन प्रकार, तो ये पूर्वी और पश्चिमी हिमालय और नीलगिरी। और कच्छ मैनग्रोव कहाँ? तो पश्चिम बंगाल और तराई में। ठीक है, कच्छ या मैनग्रोव कहाँ मिलेंगे? तो पश्चिम बंगाल और तराई वाले एरिया में। ठीक है, डी का तीसरा हो जाएगा, तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए किस तरह सुमेल है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ मिलेंगे? तो शिलांग पठार और सह्याद्री में। ठीक है, और मानसून वन कहाँ? तो मानसून वन छोटा नागपुर पठार, और शीतोष्ण वन तो पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय और नीलगिरी में, और कच्छ या मैनग्रोव वन तो पश्चिम बंगाल और तराई वाले एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मत्स्य संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मत्स्य संसाधन के संबंध में क्वेश्चन है ये। मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में छठा, ये
इकोनॉमी से जो इकोनॉमी सर्वे होगा उससे अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन वहाँ से करेंगे। मत्स्य उत्पादन वगैरह की कितना अभी भारत में उत्पादन है, किस स्थान पे है। ठीक है, ये सब चीज़ें अपडेट करेंगे इकोनॉमिक सर्वे और बजट वगैरह उन सब से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ताम्र, स्वर्ण, लोहा, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? तो ताम्र कहाँ होता है? तो खेतरी में, तांबा खेतरी में। और स्वर्ण कहाँ? तो कोलार में। लोहा कहाँ? तो कुद्रेमुख में। और कोयला कहाँ? तो झरिया में। तो यही सुमेलित है, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ताम्र कहाँ? तो खेतरी में, स्वर्ण कोलार में, और लोहा कुद्रेमुख में, और कोयला कहाँ? तो झरिया में। ए आंसर सुमेलित हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, तांबा कहाँ? खेतड़ी राजस्थान में। स्वर्ण कहाँ? कोलार कर्नाटक में। और लौह कहाँ? तो कुद्रेमुख कर्नाटक में होता है। और कोयला कहाँ से? तो झरिया झारखंड से निकाला जाता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हो गई थी? तो कब 100 करोड़ हुई थी? तो मई 2000 में। ठीक है, मई 2000 में। ध्यान रखेंगे, ये उस समय का करंट का क्वेश्चन बना होगा। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, 11 मई 2000 को दिल्ली में आस्था नामक शिशु पुत्री के जन्म के साथ ही भारत की जनसंख्या 100 करोड़ 1 अरब हो गई थी। ठीक है, 2000 मई 2000 में भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हो गई थी? तो मई 2000 में हो गई थी। किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी हुई है? तो किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी हुई है? तो हरियाणा की सीमा जो है किसी देश से जुड़ी हुई नहीं है। राजस्थान की जुड़ी हुई है, पंजाब की जुड़ी हुई है, ये पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है ना, राजस्थान और पंजाब का, और बिहार का नेपाल से। लेकिन हरियाणा का किसी देश से नहीं जुड़ा हुआ है, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मैपिंग भी ठीक से करेंगे, मैपिंग का भी वीडियो डाला हुआ है, तो उसको भी देख करके आप अपना तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कौन सा कथन इनमें सही नहीं है? भारत के पूर्व वित्त मंत्री, तो वित्त मंत्री थे, सही है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर, ये भी थे। यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष, नहीं, यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष नहीं रहे थे ये। और आईएमएफ के पूर्व भारतीय प्रतिनिधि ये रहे थे। तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह यूजीसी के अध्यक्ष कभी नहीं रहे थे। ठीक है, तो नहीं ही पूछ रहा है, देखिए सही नहीं पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों का कौन सा क्रम सही है? ठीक है, पद अनुक्रम पूछ रहा है, तो इनमें से कौन सा सही है? तो देखिए बी आंसर हो जाएगा। राज्यों के राज्यपाल, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद राज्यों के मुख्यमंत्री, और उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त आएंगे। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। देखिए पद अनुक्रम किस प्रकार होता है। देखिए भारतीय संविधान में वर्णित पदों का वरीयता क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले नंबर पर राष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री आते हैं, और चौथे नंबर पर कौन आते हैं? तो राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में। ठीक है, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में। और उसके बाद 5वें नंबर पर है भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद 6ठे नंबर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और 7वें नंबर पर लोकसभा अध्यक्ष, और 8वें नंबर पर राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य में। ठीक है, और उसके बाद 9वें नंबर पर आएंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त आएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये पद अनुक्रम है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये पद अनुक्रम में लगाने के लिए क्रम पूछ दिए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? ठीक है, तो किसके द्वारा दिया जाता है? भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, वित्त आयोग के द्वारा। वित्त आयोग अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है?
तो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया हैं, अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। ये जो सिफारिश दिया गया है 16वें वित्त आयोग के द्वारा वो 2026 से 2031 तक के लिए लागू रहेगा। ठीक है, इसमें 41% राज्यों को कर में हिस्सा देने की बात कही गई है। 15वें वित्त आयोग के अनुसार ही 15वें वित्त आयोग में भी 41% हिस्सा ही राज्यों को देने की बात कही गई थी। ठीक है, मतलब जो कर वगैरह जितना वसूल होता है उसमें से 41% हिस्सा राज्यों को देने की बात 15वें वित्त आयोग में भी कही गई थी और 16वें में भी कही गई है। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया पूछा जाता है, कई बार पूछ दिया जाता है। और इसकी जो सिफारिशें हैं कब से कब तक की एक पूछे जा सकते हैं कि 2026 से 2031 तक के लिए लागू रहेंगी। देखिए, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत गठन किया जाता है। ठीक है, 280 के तहत ये भी पूछा जाता है। वित्त आयोग 280, ठीक है, 2080 के तहत, ये 280 के तहत, अनुच्छेद 280 के तहत। ठीक है, संघ राज्य के बीच बदलते वित्तीय संबंधों का आकलन तथा संशोधन का सुझाव राष्ट्रपति को देता है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं, योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन है। तो योजना आयोग अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, योजना आयोग को अब समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, नीति आयोग कब आया है तो 1 जनवरी 2015 को आया था नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर ही। ठीक है, और इसके उपाध्यक्ष अब कौन है तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, सुमन बेरी हैं। और नीति आयोग के सीईओ कौन है तो कौन है सीईओ तो BVR सुब्रमण्यम है। ठीक है, ये नीति आयोग जो है उसके सीईओ भी पूछा जाता है तो कौन है तो सीईओ BVR सुब्रमण्यम है। और उपाध्यक्ष कौन है तो सुमन बेरी हैं। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते थे और नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो अभी अध्यक्ष कौन है तो नरेंद्र मोदी ही हैं और उपाध्यक्ष नीति आयोग के तो सुमन बेरी हैं और सीईओ तो BVR सुब्रमण्यम है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ों को क्योंकि क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14वीं लोकसभा में कितनी महिला सांसद हैं। तो उस समय का करंट का क्वेश्चन बना होगा। तो उस समय 44 महिलाएं थी। 14वीं लोकसभा में कितनी महिला सांसद हैं तो 44 थी। अभी कौन सी लोकसभा चल रही है कि कौन सा तो 18वीं है, ये ध्यान रखेंगे। 18वीं लोकसभा है अभी। 2024 में जो लोकसभा गठित किया गया है तो 18वीं है जो सरकार है अभी केंद्र में, 18वीं लोकसभा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है तो भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है धन विधेयक के लिए। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो उस सभा के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, जो कि उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं, ना कि इसके सदस्य होते हैं और इसकी अध्यक्षता करते हैं राज्यसभा की। तो वही बोल रहा है कि वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है तो राज्यसभा का, बी आंसर हो जाएगा। देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता परंतु वह राज्यसभा अनुच्छेद 64 के अनुसार का पदेना सभापति होता है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है। तो संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है पंचायती राज अधिनियम से है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। पंचायती राज अधिनियम से है संबंध 73वें संविधान संशोधन का। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति की सिफारिश पर 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1992 में पारित किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1992 में पारित किया गया था। ध्यान रखेंगे इसको, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता? तो लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता? तो इनमें भारत का महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक ये भाग ले सकता है, भारत का अटॉर्नी जनरल ये भी भाग ले सकता है, सॉलिसिटर जनरल, महान्यायाधिकर्ता ये भी ले सकता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति का सचिव भाग नहीं लेता है। ठीक है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता? तो भारत के राष्ट्रपति के सचिव नहीं भाग लेता है। ठीक है, लोकसभा की कार्यवाही में डी आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत के राष्ट्रपति का सचिव लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता, जबकि अन्य सभी लोगों को ये अधिकार प्राप्त है। अन्य जो 3 हैं उनको लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति का सचिव लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसी के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता अखंडता शब्द को जोड़े गए थे। ध्यातव्य है कि यह संशोधन डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था ये संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए थे? तो 4 चरणों में 14वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। ठीक है, 14वीं। उस समय का करंट का क्वेश्चन रहा होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू एवं कश्मीर राज्य से था। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य से अब 370 को भंग कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। 370 जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, वो अब समाप्त कर दिया गया है और जम्मू एंड कश्मीर को अब 2 यूटी में, ठीक है, 2 यूनियन टेरिटोरी में, मतलब 2 संघ शासित क्षेत्र में बांट दिया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो पहले विशेष राज्य का दर्जा इसको दिया गया था 370 के, मतलब कि 370 के अनुसार अलग से इसको स्टेटस दिया गया था, वो समाप्त करके अब 2 यूनियन टेरिटोरी में, 2 संघ राज्य क्षेत्र में बांट दिया गया है। और जम्मू कश्मीर के पास अपना विधानसभा है, लेकिन जो लद्दाख है, लद्दाख के पास अपना विधानसभा, वो विधानमंडल नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर के पास है विधानसभा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये स्थिति कब की है? तो 31 अक्टूबर 2019 को इसको जम्मू एंड कश्मीर का पुनर्गठन कर दिया गया था और 2 यूटी में बदल दिया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप लोग को पता है कि 2 बार राष्ट्रपति रहे थे लगातार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और लगातार 2 बार 1950 से 1960 राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है? तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है? तो वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य बीमा,
व्यक्तिगत दुर्घटना, तो इनमें से सभी के लिए, ठीक है, इनमें से सभी के लिए हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू की गई हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सी रंगराजन थे, ठीक है, डॉक्टर सी रंगराजन 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अभी 16वां वित्त आयोग है, ठीक है, 16वां 16th, तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया है, अरविंद पनगड़िया, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो विश्व व्यापार संगठन को, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन को जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में तीसरे स्तंभ के रूप में विश्व व्यापार संगठन को, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, ठीक है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को हुई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो 2 अंकों वाली वृद्धि दर की प्राप्ति, ये मिलेनियम विकास लक्ष्य में शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। 2 अंकों वाली वृद्धि दर की प्राप्ति ये शामिल नहीं किया गया था। निर्धनता एवं भूख को समाप्त करना ये शामिल था। सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति ये भी शामिल था। लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना ये भी शामिल था, लेकिन 2 अंकों वाली वृद्धि दर की प्राप्ति ये शामिल नहीं था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन, मिलेनियम विकास लक्ष्य में 2 अंकों वाली वृद्धि दर की प्राप्ति को शामिल नहीं किया गया है। इसमें मुख्यतः 8 लक्ष्य हैं, गरीबी एवं भूख उन्मूलन, सार्वभौमिक शिक्षा, लिंग समानता एवं महिला अधिकार, शिशु मृत्यु दर में कमी, मातृत्व स्वास्थ्य सुधार, एड्स, मलेरिया एवं अन्य रोगों की रोकथाम, पर्यावरणीय स्थायित्व और विकास के लिए वैश्विक सहयोग का सुदृढ़ीकरण, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक के रूप में नहीं लिया गया है? तो किसे, जैसे कि अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को, क्या बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक अवयव के रूप में नहीं लिया गया है? तो जो घटक दिए गए हैं देखते हैं, अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को, बी है साक्षरता दर को, जन्म पर जीवन प्रत्याशा को, शिशु मृत्यु दर को। तो ये डी आंसर हो जाएगा, शिशु मृत्यु दर को नहीं लिया गया है, ठीक है, शिशु मृत्यु दर को नहीं लिया गया है, डी आंसर हो जाएगा। देखिए व्याख्या एक्सप्लेनेशन से और अच्छे समझ आएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक को बनाने में शिशु मृत्यु दर को एक अवयव के रूप में नहीं लिया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन अवयव नहीं पूछ रहा है, ठीक है, कौन अवयव नहीं है? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन अवयव नहीं है? तो इनमें से पोषण जो है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का अवयव नहीं था। पोषण, प्राथमिक शिक्षा था, प्राथमिक स्वास्थ्य था, प्राथमिक ये ग्रामीण सड़क था, लेकिन पोषण नहीं था। देखिए ग्रामीणों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से वर्ष 2001 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरू की गई। ये अवयव हैं इनमें, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में क्या क्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास तथा सड़कें। दिए गए विकल्प में पोषण अवयव प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में शामिल नहीं है,
ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण का प्रश्न है। ठीक है, तो कथन कारण का, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की 14 तेल शोधनशालाओं में से 7 तट स्थित हैं। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की 14 तेल शोधनशालाओं में से 7 तट स्थित हैं। और कारण क्या है, तो तटीय एवं अपतटीय तेल क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त होता है। तो ये भी सही है, कथन और कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी करता है, तो ए आंसर हो जाएगा। लेकिन अब कितने तो तेल शोधनशालाएं हैं ये सब अब थोड़ा अपडेट हो गया होगा, तो सर्वे वगैरह से जब लास्ट में अपडेट करेंगे तो उससे देख लेंगे। ठीक है, जो आंकड़ा वाला थोड़ा प्रश्न होता है तो वो सर्वे और बजट इन सब से कोरिलेट कर करके और देखा जाता है। ठीक है, जब बजट और सर्वे वगैरह करेंगे तो उस समय इन सब चीज़ों को कर लेंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, अपडेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा आर्थिक अधिसंरचना इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता है। तो इनमें से शिक्षा एवं स्वास्थ्य जो है आर्थिक अधिसंरचना इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता है। ध्यान रखें, सड़कें, रेलवे, ऊर्जा ये सब आर्थिक अधिसंरचना में आता है, लेकिन शिक्षा एवं स्वास्थ्य जो है आर्थिक अधिसंरचना इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आर्थिक अधिसंरचना में सड़क, रेलवे, ऊर्जा, परिवहन, दूरसंचार आदि आता है तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य नहीं आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया जाता है। सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है ये देखना है। तो सामाजिक अधिसंरचना में इनमें से देखिए, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तार संचार, दूरसंचार, आवास है। तो ये जो सी है तार संचार, ये सामाजिक अधिसंरचना में नहीं है। सामाजिक अधिसंरचना में क्या आएगा, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास ये सब आएगा, लेकिन तार संचार, ये दूरसंचार ये नहीं आएगा। तो सी आंसर हो जाएगा। देखिए, सामाजिक अधिसंरचना में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि आता है तथा दूरसंचार, सड़क, रेलवे, ऊर्जा ये आदि नहीं आता है। ठीक है, ये आर्थिक अधिसंरचना के भाग हैं। ठीक है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कोर उद्योग क्या है। तो भारत में कोर उद्योग है, इनमें से विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, ये इनमें सभी हो जाएगा, ये कोर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन से और अच्छे समझ आएगा। कोर उद्योग व्याख्या देखिए, भारत में कोर उद्योग के अंतर्गत विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ आधारित उद्योग आदि शामिल हैं। ठीक है, ये सब कोर उद्योग में आते हैं, लेकिन इनमें से सभी हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। 10वीं योजना की अवधि क्या है, तो 10वीं योजना की जो अवधि है 2002 से 2007 तक थी। ठीक है, 10वीं योजना की अवधि क्या थी, तो 2002 से 2007 तक थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, क्या है, तो अमोनिया का है। नहीं नहीं नहीं, अमोनिया नहीं, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डी आंसर होगा। देखिए, पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, क्या है, तो वो है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, डी आंसर हो जाएगा। देखिए व्याख्या, पीतल के बर्तनों की कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड NH4Cl चूर्ण से निकलने वाला धुआं मुख्यतः अमोनिया NH3 एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4 का होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ता का एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम प्रति घन मीटर को 2 आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किलोग्राम प्रति घन मीटर से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व कितना होगा,
तो 8300 किलोग्राम प्रति घन मीटर होगा। ध्यान रखेंगे 8300 किलोग्राम प्रति घन मीटर, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में आवश्यकता होती है? तो खून के जमने में कौन सहायता करती है? तो विटामिन के जो है खून के थक्के बनने में सहायता करती है, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन खून के जमने क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की आवश्यकता होती है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है वाला, तो इसको ध्यान रखेंगे। देखिए व्याख्या देखते हैं, विटामिन के अति लघु मात्रा आवश्यक होता है। ठीक है, विटामिन के का संश्लेषण शरीर में होता है, यह रुधिर के स्कंदन थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्कोहलिक खमीरन, अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? तो अल्कोहलिक खमीरन फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या होता है? तो इथाइल अल्कोहल होता है। ठीक है, अल्कोहलिक खमीरन या फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या होता है? तो इथाइल अल्कोहल होता है, सी आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, अल्कोहलिक खमीरन का अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल C2H5OH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो इनमें से कौन सा हार्मोन है? RNA, इनकर्टेज, इंसुलिन, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो ये इंसुलिन जो है ये हार्मोन है, ध्यान रखेंगे, इंसुलिन जो है हार्मोन है, सी आंसर हो जाएगा। इंसुलिन एक हार्मोन है जो लैंगरहैंस द्वीप के बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो लैंगरहैंस द्वीप के बीटा कोशिकाओं बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है। इसके अल्प स्राव से मधुमेह तथा अति स्राव से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, अल्प स्राव से मधुमेह हो जाता है, इंसुलिन का अगर अल्प स्राव हो गया, अल्प स्राव होता है तो मधुमेह, डायबिटीज तथा अति स्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है किससे? तो कांच की सिलिका डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, इसलिए कांच की बोतल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को नहीं रखा जाता है। व्याख्या देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 से अभिक्रिया करता है, इसलिए कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो धातु कौन सी है? तो धातु है तांबा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, धातु कौन सी है? तो तांबा धातु है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो धातु कौन सी है? तो तांबा धातु है, ए आंसर होगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है एथिलीन, है एथिलीन गैस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एथिलीन गैस है, डी आंसर हो जाएगा। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है एथिलीन, डी आंसर होगा। एथिलीन C2H4 कच्चे फलों को पकाने व उनके संरक्षण में, विषैली मस्टर्ड गैस बनाने में, कृत्रिम रबर एवं पॉलीथीन बनाने में सामान्य निश्चेतक के रूप में प्रयोग की जाती है। यह प्लास्टिक बनाने में
भी उपयोग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक क्या है? तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है एस्टर है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक एस्टर है, ध्यान रखेंगे, डी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, नाइट्रोग्लिसरीन एक रंगहीन तैलीय द्रव है, यह डायनामाइट बनाने के काम आता है, यह एक एस्टर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक एस्टर। नाइट्रोग्लिसरीन एक रंगहीन तैलीय द्रव है, यह डायनामाइट बनाने के काम आता है, यह एक एस्टर है। विकास का कारण क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास का कारण है क्या? तो विकास का कारण क्या है? तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन जो है यही विकास का कारण है। ठीक है, विकास का कारण तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन यही विकास का कारण है, सी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, विकास इवोल्यूशन का कारण क्रमबद्ध परिवर्तनों द्वारा पुरातन जीवों से नूतन जीवों, जातियों, वर्गों आदि की उत्पत्ति का प्रक्रम, जिनके फलस्वरूप सरल जीवों से जटिलतर जीव पैदा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? तो बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। ध्यान रखेंगे कि जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या बनता है? तो बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए लाया जा सके। ठीक है, और अभी बीपीएससी के थ्रू जो TRE 4 की वैकेंसी है वो अभी आने वाला है, शिक्षक वाला भर्ती, और 72वीं बीपीएससी भी अब आने ही वाला है। ठीक है, 72वीं बीपीएससी 72nd, ठीक है, 72वीं जो कि वैकेंसी आने वाला है, उसका भी लगभग, और मतलब कि सितंबर से पहले ही एग्ज़ाम होने वाला है ना, इसका भी लगता है जून जुलाई में ही पेपर है इसका 72nd का। और बीपीएससी TRE 4 जैसे ही वैकेंसी आएगा तो पेपर 1-2 महीने के अंदर ही होगा, 2-2.5 महीने के अंदर। तो तैयारी बेहतर तरीके से करते रहिए। ठीक है, और इसलिए मैं करवा रहा हूँ ये पूरा पेपर सेक्शन वाइज भी और अलग से फुल लेंथ भी, ताकि एक साथ रिवीजन होता चले। ठीक है दोस्तों, सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।